नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का। आज हम जो है यहाँ पे 7वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 6 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन 6 भागों को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी पहले उन 6 भाग को देखिएगा, उसके बाद ये 7वें भाग को देखिएगा। बहुत सारा जो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो डाटा है, सब कुछ जो है इनके अंदर करवाया जा रहा है। 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं सीबीटी 1 के अंदर, एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। तो ये 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप अपना स्टेज 1 कंप्लीटली सक्सेसफुली जो है पास करना चाहते हैं तो आपको ये जीके जीएस की 125 की जो शिफ्ट है कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज, इसको आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस जो पीवाईक्यू सीरीज है इसको देखे बिना जो है आपको जीके जीएस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिए और डेफिनेटली जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको कहां पर मिलेगी, तो बिल्कुल फ्री में जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी आंसर की, जो है बिल्कुल लास्ट में इसी पीडीएफ के नीचे जो है आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को रोज रात बजे पब्लिश कर दिया जाता है। ये जो वीडियो है पीवाईक्यू सीरीज की, इसकी जो वीडियो है रोज रात को 8 बजे आ जाती है। ठीक है, तो 8 बजे ये वीडियो जो है आप देखना ना भूले। चलते हैं आज के वीडियो सेक्शन पर और बात कर लेते हैं क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ हमसे जो है पूछा गया है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी? स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, प्रिंटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, मॉनिटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो माउस बचा, माउस जो है हमारी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर अवस्थित है। तो सहारा रेगिस्तान की जो है बात हुई है, तो सहारा रेगिस्तान जो है उत्तर अफ्रीका में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर अफ्रीका में अवस्थित है। अब थोड़ी सी और कुछ रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तानों की बात कर लेते हैं। किस किस देश में जो है इंपॉर्टेंट रेगिस्तान अवस्थित है। बात कर लेते हैं दश्त ए लुट की। दस्त ए लुट की बात करें तो ये रेगिस्तान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये रेगिस्तान जो है ईरान के अंदर अवस्थित है। ऐसे ही हम बात करें आगे अफ्रीका के अंदर बात करें तो अफ्रीका के कौन कौन से मरुस्थल अवस्थित है अफ्रीका के अंदर, इसकी भी बात कर लेते हैं। उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं कर रहा मैं, कंप्लीटली अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो अफ्रीका के अंदर कौन कौन से रेगिस्तान अवस्थित है? पहला तो सहारा ही हो जाएगा, सहारा के बाद जो है कालाहारी हो जाएगा, सहारा के बाद जो है कालाहारी हो जाएगा। उसके बाद नामीब हो जाएगा, नामीबिया या नाबीब, जो भी आप बोलना चाहिए, नामीब। दानाकिल हो जाएगा। तो ये रेगिस्तान जो है अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से हैं? ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया के बाद ग्रेट सैंडी हो जाएगा, ग्रेट सैंडी के बाद सिम्पसन हो जाएगा, सिम्पसन के बाद गिब्सन हो जाएगा, गिब्सन के बाद तनामी हो जाएगा। तो ये आदि जो मरुस्थल हैं ये भी आप याद रखना किस देश में अवस्थित है। तो कोई सा भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो सर्वाहारी कहा जाता है। कहाँ पर है सर्वाहारी? मांसाहारी, शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वे पशु जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन भी खाना खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाना खाते हैं, ऐसे पशुओं को सर्वाहारी जो है बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। तो किम जोंग का जो है नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये जो है कहाँ से रिलेटेड है, कोरिया से रिलेटेड है। और कोरिया भी दो पार्टों में बटा हुआ है, एक तो उत्तर कोरिया है और एक दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी? उत्तर कोरिया की जो राजधानी है ये हो जाएगी प्योंगयांग। प्योंगयांग प्योंगयांग जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की जो है प्राथमिक मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी सीडी, डीवीडी, यूएसबी। तो ये जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और बाकी जो सीडी, डीवीडी और यूएसबी है ये सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी। तो ठीक है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्वेश्चनों में इतना कुछ बताने लायक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा, अदरवाइज बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, जो आपके लिए भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला हो जाएगा। इसीलिए जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है उस क्वेश्चन में वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। बाकी ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा ये स्टैटिक जो पोर्शन हम शुरू करेंगे एवरी संडे उसके अंदर ले लेंगे, एक पर्सनल व्यक्ति लेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे या फिर बातचीत कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं शशि थरूर के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाई आई एम हिंदू पुस्तक जो है कब लिखी गई थी? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया केंडुली उत्सव, ये केंडुली उत्सव है कोई डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये जो केंडुली उत्सव है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंबई के अंदर अवस्थित, यानी कि मुंबई के अंदर अवस्थित हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई के अंदर अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आप जरूर याद रखना, स्थापना हुई थी इसकी 1945 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध का प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मेरा की फुल फॉर्म है, ये याद रखना, MERA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्या हो जाएगी? मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, इंडिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो ये कब किया गया था शुभारंभ? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये 2030 तक जो है मलेरिया को एलिमिनेशन करने के उद्देश्य से ये मेरा जो है शुभारंभ किया गया था 2030 तक मलेरिया का खात्मा करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे लिख देता हूं फुल फॉर्म, इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1919 में आई थी। तो एक ही जगह 1919 है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 28 जून 1919 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय जरूर याद रखना, इसका जो मुख्यालय है ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये भी याद रखना, नोबेल पुरस्कार कब जीता था, तो नोबेल पुरस्कार 1900 पुरस्कार, तो ये नोबेल पुरस्कार 1969 में जीता था। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इनके द्वारा जीता गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए विधानसभा चुनाव कितने चरण में लड़े गए थे, तो ये 7 चरणों में जो है लड़े गए थे। ये 2019 के जो है विधानसभा चुनाव कितने चरणों में लड़े गए थे, आप ये देख लेना। अभी जो चुनाव हुए थे 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में लड़े गए थे, ये आप जरूर करंट सेक्शन के हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से जो है 7 ही चरणों में जो है लड़े गए थे। जरूर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलती बता रहा हूं तो। वैसे मेरे हिसाब से 7 चरणों में 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे वो लड़े गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, 13 के अंदर बोला गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, पहले तो आप यह याद रखना। ठीक है, पहली कब हुई थी, पहली 1951 में हुई थी, पहली हुई थी 1951 में। 12वीं कब हुई थी, तो 12वीं हुई थी 2012 से लेके 2017 के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9% जो है वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। पंचवर्षीय योजना को लागू करने का किसका काम था, योजना आयोग का था। योजना आयोग का ये काम था कि भाई पंचवर्षीय योजना को लागू करे। और योजना आयोग की स्थापना की बात करूं तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको डिसॉल्व कब कर दिया गया था, तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था नीति आयोग के स्थान पर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं तो अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये इसके जो है उपाध्यक्ष थे। इतनी जानकारी जो है आपको इसके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश के द्वारा या लागू की गई थी, तो 1928 में जो है ये सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है इसके द्वारा जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो रूस के 1928 के मॉडल के आधार पर ही और देशों ने जो है पंचवर्षीय योजना अपने देशों में लागू की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो कौन से जो निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आर्थिक विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार है उसे किसे दिया गया था, तो ये अमर्त्य सेन जो है राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को ये जो पुरस्कार है नोबेल का पुरस्कार है विज्ञान के लिए, आर्थिक विज्ञान के लिए, ये कब मिला था, 1998 में मिला था। 1998 में जो है ये पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये हुई थी 1895 में। शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। शुरुआत हुई थी 1895 में हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। और 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1901 में जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि समारोह जो हुआ था इसका 1901 में हुआ था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि, ठीक है। प्रथम साहित्य लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का जो महल है ये हो जाएगा ग्वालियर के अंदर अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृगनयनी का महल जो है 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। भाई ये भी आप याद रखना, 15वीं शताब्दी में। और किसने बनवाया था? तो ये 15वीं शताब्दी में जो है राजा मान सिंह तोमर ने, राजा मान सिंह तोमर ने अपनी गुर्जर रानी के लिए बनाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। 15वीं शताब्दी में बनाया था। किसने बनाया था? तो ये बनाया था राजा मान सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो विसरण एक प्रक्रिया है इसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+V इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कंट्रोल+C क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपी के लिए, ये हो जाएगा पेस्ट के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा कट के लिए। ठीक है, ये तीनों भी आपको जो है याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया है एक वयस्क मानव का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क जो मानव होता है उसके हृदय का औसत वजन जो है ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 ग्राम जो है एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सभी जानते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बार बार बताया है। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी स्थापना से क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए जो है मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो ये 1911 में जो है पहली बार जो अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में। बात कर लेते हैं वंदे मातरम गीत की। वंदे मातरम गीत,
तो वंदे मातरम जो गीत था ये पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में, पहली बार 1896 में गाया गया। ठीक है, तो ये 1896 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भी याद रखना, कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन में ये गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इसको लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आप सभी जानते हैं, दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। व्योमेश चंद्र जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था ये था अपोलो 11। तो अपोलो 11 जो है ये किसका अंतरिक्ष यान था? तो ये अमेरिका का अंतरिक्ष यान था, अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं, क्योंकि चंद्रमा पर मिशन जो है भारत ने भी भेजा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैं बोल देता हूं, लिखने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आप आराम से बैठ के जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था ये अमेरिका का अपोलो 11 था, और ये 20 जुलाई 1969 को, यहाँ पे याद रखना 20 जुलाई 1969 को जो है ये चंद्रमा पर उतरा था। और इसमें से 3 यात्री उतरे थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जिसने चांद पर कदम रखा था। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश जो है सोवियत संघ था। भाई याद रखना, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा था? सोवियत संघ था। सोवियत संघ की लूना 2 अंतरिक्ष यान ने 13 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह को छुआ था। अब भारत के चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की हम बात कर लेते हैं। भारत का जो पहला यान था कब उतरा था? चंद्रयान 1 की मैं बात करूं तो चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 1 जो है कब उतरा था? तो ये उतरा था 2008 में उतरा था, 1 अक्टूबर 2008, 1 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की मैं बात करूं तो चंद्रयान 2 की बात करूं तो 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात करूं तो चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को किया गया था। और ये चंद्रमा पर सफलता लैंडिंग की गई थी इसके द्वारा, चंद्रयान 3 की। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में इलाके में ऐसा करने वाला ये भारत जो है पहला देश बन गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो सबसे पहले आप याद रखना, भारत के अंदर कुल महारत्न कंपनी कितनी है? तो ये हो जाएंगी 14, MTNL, IOCL, BHEL और गेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये MTNL जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। बाकी IOCL, BHL और जो हो जाएगा गेल, ये तीनों ही महारत्न प्राप्त कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये नृत्य शैली चेडी है, इसकी उत्पत्ति जो है कहां पर हुई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी भाई। पश्चिम बंगाल की मैंने ऊपर बताया है, कोलकाता हो जाएगी। और बिहार और मिजोरम की आप मुझे बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया पुरातात्विक स्थल सरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो पुरातात्विक जो स्थल है सरकोटड़ा, ये कहाँ पर हो जाएगा? तो गुजरात के अंदर जो है सरकोटड़ा अवस्थित है। इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ और मैं पुरातात्विक स्थल बता देता हूँ जिसकी लोकेशन आपको जो है पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो पुरातात्विक स्थल है ये हो जाएगा गुजरात के अंदर।
लोथल हो जाएगा गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहाँ हो जाएगा, तो धोलावीरा, धोलावीरा भी सेम गुजरात के अंदर जो है अवस्थित है। राखी गढ़ी कहाँ पर हो जाएगा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, तो ये हिसार के अंदर अवस्थित है। और हिसार किस स्टेट के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा हरियाणा के अंदर। ठीक है, राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा के अंदर। उसके बाद कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा कहाँ पर हो जाएगा, कालीबंगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये कुछ पुरातात्विक स्थल है राजस्थान, ये कुछ पुरातात्विक स्थल है जो मैंने बताया है, इनको भी आप थोड़ा सा इनकी लोकेशन याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये जिसने भी सिजदा प्रथा शुरू की थी, इसने दो प्रथाएं शुरू की थी, एक तो सिजदा थी और दूसरी थी पैबोस। इनका मीनिंग भी आप याद रखना। सिजदा का मतलब था सर झुकाकर राजा को प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब था राजा के पैरों को चूमना। और ये दोनों प्रथा ही किसने शुरू की थी, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है ये प्रथाएं शुरू की गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद महमूद गजनवी का गुलाम था। और मैं बात करूं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इल्तुतमिश को कहा जाता था गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। और उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बना था, और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 में सुल्तान बना था और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसी हुई थी, चौगान खेलते समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछी जाएगी तो सी राजगोपालाचारी आप आंसर लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित जो है की गई थी। तो पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी, क्वेश्चन नंबर 27, 9 दिसंबर 1946 को जो है 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दो तिथि आप याद रखना, एक तो अंगीकृत हुआ और एक लागू हुआ। ये दोनों तिथि आप याद रखना। अंगीकृत कब हुआ था, तो ये अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा था। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द की बात हुई है, तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये गढ़ा गया था जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा गया था। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली के अंदर अवस्थित है। चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था, 1922 में हुआ था। और 1922 के अंदर जो है ये चोराचारी कांड जो है हुआ था। और इसी घटना को लेकर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी। ठीक है, 1922 की इसी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की बात करूं तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यो असहयोग आंदोलन
तो ये असहयोग आंदोलन जो है, आंदोलन, ये 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो है इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन की बात करूं तो ये खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं तो अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी। ठीक है। ये छोड़ देना क्वेश्चन चाहो तो, इसमें ज़्यादा स्टैटिक भी बताने वाला कुछ नहीं है, 2019 का करंट अफेयर है, ज़्यादा आपको माथा पर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। नंदा देवी की बात करूँ तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, उत्तराखंड ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, ये याद रखना भाई, 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। 1982 में इसको स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर 2005 में नाम क्या बदल दिया गया, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है 33 में बोला गया सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे ये कौन हो जाएंगे, तो गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1469 में। ठीक है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी और 15वीं शताब्दी में इनकी जो है शुरुआत की थी सिख धर्म की। और गुरु नानक देव का जी का जन्म जो है 1469 में हुआ था, ये याद रखना। 10 गुरु हुए हैं इसके और इनके नाम आप देख लेना, चाहो तो याद रख लेना। उसके बाद 34 की बात करूँ तो निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है पशु उत्तक प्रकार नहीं है। आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई की बात जो मैं भाई हर वीडियोस में कर चुका हूँ, इसका जो है आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए आरबीआई के बारे में। आरबीआई की जो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। स्थापना मैं बोल देता हूँ, आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। और स्टार्टिंग में जब आरबीआई बनाया गया था तो आरबीआई कहाँ पर बनाया गया था, कोलकाता के अंदर बनाया गया था, जिसको 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। सार्क की बात हुई है तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्क के अंदर जो है 8 देश शामिल हैं। और रही बात सार्क की, तो सार्क की आप फुल फॉर्म याद रखना, दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू, काठमांडू नेपाल के अंदर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है माइकल ओ डायर की हत्या। माइकल ओ डायर की हत्या, ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से काट देना, कोई बात नहीं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो उधम सिंह के द्वारा जो है ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल ओ डायर के द्वारा जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। निहत्थे लोगों के ऊपर माइकल ओ डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी, उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है इनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो है जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल लिनियस को। तो कार्ल लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति का जो जनक है कार्ल लिनियस को माना जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करूं तो एडवर्ड जेनर को क्या माना जाता है? टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक। तो ये टीकाकरण का जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को। लुईस पास्चर को रेबीज टीके की खोज के लिए जाना जाता है। तो लुईस पास्चर कहाँ पर है? लुईस पास्चर को जो है रेबीज टीके के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? ये शायद हमने फर्स्ट पार्ट के पहले ही पार्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉलीग्राफ सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन का जो नाम है वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। उसके बाद कुछ और की बात कर लेते हैं। टेकोमीटर, सबसे पहले टेकोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का इस्तेमाल जो है किसी मशीन या घूर्णन की गति को मापने के लिए आ जाता है। मशीन की घूर्णन गति, मशीन की घूर्णन गति मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉलीग्राफ हमने देख लिया। टेकोमीटर की बात करें तो फोटोमीटर की बात करें। फोटोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फोटोमीटर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल प्रकाश की चमक को मापने के लिए, प्रकाश की चमक को मापने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करें टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप का उपयोग टेलीस्कोप का उपयोग जो है दूर की चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, टेलीस्कोप का उपयोग क्यों किया जाता है? दूर की जो चीज़ें होती हैं, दूर की चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उज्जैन में अगला कुंभ मेला कब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2028 में जो है उज्जैन में अगला कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। वर्तमान की बात कर लेना भाई, अभी 25 जनवरी में कौन सा कुंभ मेला लगाया गया है? तो ये कुंभ मेला और महाकुंभ मेला है, ये देख लेना। ठीक है, मैं एक बता दूंगा इस वीडियो को, कुंभ मेले के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुंभ होता है और महाकुंभ होता है, ठीक है। अभी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रयागराज में जो है आयोजित किया जा रहा है, प्रयागराज में। ठीक है, इसकी जो मेन चीज़ें होंगी वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, एक चीज़ एक क्लास के अंदर। तो ये आज का 7th पार्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप्स में आप जुड़े हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, यही मेरा मोटिवेशन का काम करेगा। उसके बाद जो है अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।